अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोफेशनल कंडक्ट के बारे में। ये हमारा लीगल एथिक्स का एक पार्ट है और ये चैप्टर नंबर 12 है। और इसको जब हम पढ़ते हैं तो वो लॉ गाइड के हवाले से हमारे पास इसके जो रूल्स हैं वो 134 से लेकर 175 तक है, यानी 175 तक हैं। लिहाजा हम 1 से स्टार्ट करते हैं। सुनने के साथ साथ वन लाइनर लिखते जाएं ताकि आपको कोई चीज़ भूले ना, और इधर देखने की बजाय सुनने पे ज़्यादा तवज्जो रखनी है कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 134 क्या कहता है? 134 बेसिकली इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी एडवोकेट। वो कहता है कि हर वकील की ड्यूटी है, हर वकील की जिम्मेदारी है कि वो अपने पेशे के साथ साथ अपनी भी इज्जत बरकरार रखे। कोई ऐसा काम ना करे कि जो उसकी इज्जत पर हर्फ आने दे। उसके बाद हमारे पास है रूल नंबर 135 पढ़ते हैं। एन एडवोकेट शैल नॉट सोलिसिट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट बाय एडवर्टाइजमेंट। कोई भी वकील है, कोई भी लॉयर है, वो अपने प्रोफेशन की तशहीर नहीं करेगा, इश्तिहारबाजी नहीं करेगा। यानी कि मैं एडवोकेट हूँ, मेरे पास केस लेके आए, ये ऐसा कुछ नहीं करेगा। हाँ, एक ख़ास हद तक वो अपना विजिटिंग कार्ड बनवा सकता है और अपने घर के सामने, अपने ऑफिस के सामने एक ख़ास साइज़ तक नंबर प्लेट लगवा सकता है। ये नहीं है कि वो जैसे क्रीमों की मशहूरियाँ लगी हुई होती हैं, बड़े बड़े साइन और बैनर लगे होते हैं, वकील साहब का भी वो पूरे प्लाजे पे ही वो बैनर लगा हो, तो ऐसा नहीं करना। वैसे होता है ऐसे ही है, लेकिन लीगल एथिक्स ये कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। रूल नंबर है जी 136 बेसिकली क्या कहता है? An advocate shall not employ any other person to solicit or obtain professional employment. एक वकील को, एक लॉयर को, एक एडवोकेट को किसी टाउट की, किसी तीसरे बंदे की केस लेने के लिए खिदमात नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि अक्सर वकला हजरात ने वैसे टाउट रखे हुए हैं जिनके ज़रिए उनके पास केसेस आते हैं, जिनका वकालत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन वो केस बुक करके वकला को ला कर देते हैं और उसमें से अपना शेयर लेते हैं। रूल नंबर 136 ये कहता है कि वकील साहब को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए या ऐसे किसी बंदे को कोई मुआवजा नहीं देना चाहिए जो ना तो वकील है और ना ऐसे बंदे की खिदमात लेनी चाहिए कि जिसका वकालत के साथ ताल्लुक़ ही नहीं है। वकील को अपने बलबूते पे केस लेने चाहिए, ठीक है, टाउट वगैरह नहीं रखने चाहिए। रूल नंबर पढ़ते हैं जी 137। एन एडवोकेट शैल नॉट कम्युनिकेट अबाउट ऑफ कंट्रोवर्सी विद पार्टी रिप्रेजेंटेटेड एंड एडवोकेट इन द एब्सेंस एंड विदाउट द कंसेंट ऑफ सच एडवोकेट। अब एक वकील को दूसरी पार्टी के फरीक या दूसरी पार्टी से उसके वकील की गैर मौजूदगी में उससे कोई बात नहीं करनी चाहिए। केस के बारे में अगर एक पार्टी ने वकील किया हुआ है, अगर उसने वकील नहीं किया फिर ठीक है, फिर आप उससे बात कर सकते हैं। अगर एक पार्टी ने वकील किया हुआ है, एक फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल ये देता हूँ, एक ए है पार्टी और एक बी है, आप वकील हैं ए की तरफ से। अब आप बी को कोई बात नहीं कह सकते जब तक उसका वकील उसके पास ना हो, केस के मतलब हो या जो भी हो, आप उससे कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है, उस तनाज़े पर जो केस के मतलब हो। 138 पढ़ते हैं। रूल है जी 138। 138। An advocate shall not, in the absence of opposing counsel, communicate with or argue before a judge or judicial officer. एक जो वकील है वो दूसरी पार्टी के वकील की अदम मौजूदगी में कोई बहस, कोई आर्गूमेंट, कोई ऐसी चीज़ जो एक केस के लिए इंतहाई ज़रूरी हो और फाइनल बहस की शक्ल की चीज़ हो, तो वो दूसरे वकील की गैर मौजूदगी में एक वकील नहीं करेगा।
जब तक वो वकील आ नहीं जाता, उसके आने के बाद कोई चीज़ देनी है तो वो उसमें शामिल करेगा। ठीक है, जज के साथ, क्योंकि केस तो दो पार्टियों के दरमियान होता है, तो लॉ ये कहता है कि दूसरे पार्टी जब तक मौजूद नहीं है, ना तो आप रिटन स्टेटमेंट वगैरह या कोई भी डॉक्यूमेंट आपने देना है, अगर टची मामला है थोड़ा सा तो उसकी मौजूदगी में आप देंगे। ठीक है, होते को नहीं देखना, हमने पढ़ना है, होते में बहुत कुछ होता है, वो मेरा वो डिटेल लेक्चर पढ़े हुए उसमें मैंने बड़ा बताया हुआ है। आज हम जस्ट लॉ पढ़ेंगे। रूल नंबर है जी 139, ए क्लाइंट प्रॉफर ऑफ असिस्टेंट ऑफ एडिशनल एडवोकेट्स। अगर एक मुवक्किल, एक साइल, एक पार्टी एक से ज़्यादा वकील करना चाहता है तो वकील को इस चीज़ से परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, वकील को ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें मेरे प्रोफेशन की या मेरी एबिलिटी जो है वो दाव पे लग गई है कि नहीं है। हर क्लाइंट के पास, हर बंदे के पास हक है कि वो 4 वकील करे चाहे 40 करे। ठीक है, हाँ आपने इतना करना है, नए वकील ने इतना करना है कि पिछले वकील से ये पूछ ले कि भैया आपकी कोई फ़ीस तो नहीं रहती। केस लेने से पहले आपने इतना पूछ लेना है, आपकी कोई फ़ीस रहती है तो वो आप ले लें, उसके बाद आप केस टेकअप करेंगे। ये कौन सा रूल है? रूल 139। रूल 139 बेसिकली ये है कि हर पार्टी, हर क्लाइंट, हर मुवक्किल के पास हक है कि वो एक से ज़्यादा वकील कर सकता है, लिहाजा वकील को इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। चाहे पहले को भी रखे, दूसरे को भी रखे, ये क्लाइंट के पास हक है। चाहे आपको स्विच करके दूसरे के पास चला जाए, ये भी उसके पास हक है, क्योंकि केस तो उसका है ना, आपका थोड़ा ही है। लिहाजा जब वो एक से ज़्यादा वकील रखने की कैपेसिटी रखता है, उनको पे करने की कैपेसिटी रखता है, तो आपको कोई इतराज़, एज एडवोकेट आपको कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप नए वकील उसके बन रहे हैं तो आप पहले पिछले वकील से पूछ लें कि आपकी कोई फ़ीस तो नहीं रहती। अगर उसकी कोई फ़ीस रहती हुई तो आप उसको कहेंगे कि आप अपनी फ़ीस निकलवा लो पहले, फिर मैं इसका केस टेकअप करूँगा। ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, स्विच भी हो सकता है, लेकिन इधर बात एक से ज़्यादा की है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बी है, इसका कोई केस आया, इसने पहले आज़म ज़ीर तारड़ किया, फिर इसने हसन बोन को कर लिया, फिर इसने नसरुल्लाह वड़ैच को कर लिया, फिर साकी को यार उसके पास पैसे हैं, जिसको मर्जी करोड़ों देता जाए, हमें क्या एतराज़ है? मैं कहता हूँ एडिशनल एडवोकेट्स भी ला सकता है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा वकला अफोर्ड कर, पूरी पूरी टीमें अफोर्ड करते हैं, वो करने दो उनको, आपको क्या एतराज़ है? 140 रूल पढ़ते हैं। 140 क्लाइंट्स, उसके बाद कॉमा है, क्लाइंट्स नॉट एडवोकेट आर द लिटिगेंट्स वट एवर मे बी द इल फीलिंग एग्जिस्टिंग बिटवीन क्लाइंट्स। इसमें कहता ये है रूल 140 के मुताबिक, जो क्लाइंट्स होते हैं वो मुकदमेबाज होते हैं, यानी मुकदमेबाजी साइलों के दरमियान होती है, फ्रीकैन के दरमियान होती है, वकला के दरमियान नहीं होती। यानी क्लाइंट्स नॉट एडवोकेट आर लिटिगेंट, यानी जो मुकदमेबाज हैं वो क्लाइंट्स हैं, वो पार्टियां हैं, वकील जो है वो मुकदमेबाज नहीं है। हाँ, पार्टियों के दरमियान जितनी भी चपकलश है, जितना भी इशू है, जितना भी उनके दरमियान कोई मामला चल रहा है, उसका असर, उसका वो क्या कहते हैं, उसके असरात जो हैं वो वकील को नहीं लेने चाहिए। वकील को एज ए प्रोफेशनल उनका केस करना चाहिए। दूसरी बात ये करता है हाँ कि वकला के दरमियान अगर कोई बात है, उसका असर केस पर नहीं जाना चाहिए। प्रोफेशनल होकर एक दूसरे का काम, केस लड़ना है बस, दोनों पार्टियों की तरफ से। उसके बाद है जी 141 रूल है हमारे पास। 141 नो डिवीजन ऑफ फीस विद एनी पर्सन फॉर लीगल सर्विस। 141 के तहत आप किसी भी दूसरे वकील के साथ फीस जो है वो तकसीम नहीं करेंगे, सवाए उसके जिसके साथ आपने डील की हो कि आधी फीस तेरी आधी मेरी।
यानी और किसी को आप फीस का हिस्सा नहीं देंगे। हाँ, जिसके साथ आपने ऑलरेडी डील की हुई है, एग्रीमेंट किया हुआ है कि इस केस की आधी आधी फीस होगी, या 30-70 होगी, या 40-60 होगी, वो तो आपने एक डिसाइड किया हुआ है ना। अगर आपने डिसाइड नहीं किया हुआ तो आप किसी भी केस की फीस दूसरे को नहीं देंगे, तकसीम नहीं करेंगे। 142 रूल है जी 142। Subject to the precedence of the Attorney General and the Advocate General are established। 142 के मुताबिक, 142 के मुताबिक एडवोकेट जनरल ने और हमारी बार ने जो प्रिंसिपल सेट किए होते हैं बार में, वकला को उनको फॉलो करना चाहिए, ना कि उनको वायलेट करना चाहिए। हमेशा बार के साथ और जो एडवोकेट जनरल होता है उसके साथ सपोर्टिव रोल अदा करना चाहिए वकला को। ठीक है, ये हमारा रूल 142। रूल पढ़ते हैं जी 143। जूनियर एंड यंगर मेंबर्स शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टू सीनियर। यानी जो यंग वकला हजरात हैं उनको हमेशा अपने सीनियर का एहतराम करना चाहिए। जो यंग वकला हैं, इसका पहला पार्ट ये कहता है रूल 143 का 143 का कि जो यंग वकला हैं उनको हमेशा अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और सीनियर की जिम्मेदारी है कि वो जूनियर को केसेस में मदद करें, उनको जहां तक हो सके हेल्प आउट करें। इसी का सेकंड पार्ट है, दो बातें हैं ना इसमें। एंड आल्सो हेल्पफुल देयर जूनियर एंड यंगर ब्रेदरन एट द बार। यानी जो बार के नए वकील हैं, सीनियर का भी हक बनता है कि उनको सहारा दें। रूल है जी हमारे पास 144। साथ साथ वन लाइनर लिखते जाएं ताकि याद रहे। अगर जब तक आप अपने हाथ से चीज़ें नहीं गुजारते, आप लोगों को भूल जाता है कि पढ़ के रहें। वेयर मोर देन वन एडवोकेट इज एंगेज ऑन एनी साइड इज टू द राइट ऑफ द सीनियर। अब इसमें कहता है 144 में, एक केस में एक पार्टी की तरफ एक से ज़्यादा वकला हैं। जैसे कि मैंने बात की थी 39 की कि एडिशनल वकला पार्टीज रख सकती हैं, तो 144 में वो कहता है कि एक केस में एक पार्टी ने एक से ज़्यादा वकला किए हो, यानी 4-5 लोगों वकला हजरात की टीम हायर की हुई है, एंगेज की हुई है एक केस में, तो उसमें जो सबसे सीनियर वकील होगा, हमारा प्रोफेशनल कंडक्ट, हमारे लीगल एथिक्स ये कहते हैं कि जो उस पूरी टीम में सबसे सीनियर लॉयर होगा वो बहस करेगा। हाँ, अगर सीनियर किसी जूनियर को कह देता है या किसी दूसरे को कह देता है कि आप कर लो, मुझे कोई इशू नहीं है, तो वो एक अलग बात है। रूल है जी 145। एन एडवोकेट शैल नॉट एक्वायर एन इंटरेस्ट एडवर्स टू ए क्लाइंट। एक वकील को 145 रूल के तहत एक वकील को वो कोई फ़ायदे वाली चीज़ हासिल नहीं करनी चाहिए जिससे उसके क्लाइंट को या क्लाइंट के केस को नुकसान हो। ठीक है, एक वकील को दूसरी पार्टी से या किसी से ऐसी कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए जो उसको, यानी उसके क्लाइंट को या उसके क्लाइंट के केस को नुकसान दे। रूल है जी हमारे पास 146। इस दफ़ा मैं जस्ट उर्दू पढ़ा रहा हूँ, यानी आप लोगों को कंसेप्ट देने के लिए। अगर डिटेल में सुनना चाहते हैं तो मेरे दूसरे लेक्चर भी पढ़े हुए हैं डिटेल में। एन एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट एडवर्स टू ए क्लाइंट और फॉर्मर क्लाइंट। जब मैं बोलता हूँ तो उन अल्फाज पर भी गौर किया करें कि यानी एक जो वकील है उसको अपने क्लाइंट, जो उसका क्लाइंट हो या उसका साबका क्लाइंट रह चुका हो, उस केस में उसको मुखालफों की तरफ से पेश नहीं होना चाहिए। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल आपके पास केस आया जी एक मकान का, आप वकील बन गए ए की तरफ से, मकान हो गया ए के हक में, वो आगे चले गए किस में, अपील में या रिवीजन में या जैसे भी कोई केस चलता रहा या कोई और मोड़ निकल आया इसी केस में। अब बी आ गई आपके पास, बी पार्टी कि जनाब हम आपको वकील करना चाहते हैं। लीगल एथिक्स ये कहते हैं कि पहले आप ए की तरफ से सारे केस को जानते हैं, उसके लूप होल, उसकी खामियां खूबियां सारी जानते हैं, सीक्रेट बातें भी जानते हैं, चाहे वो आपका साबका क्लाइंट था या मौजूदा क्लाइंट है। आपको ए के खिलाफ केस लड़ना नहीं चाहिए, लीगल एथिक्स ये कहते हैं। ठीक है, चाहे बी आपको जितने पैसे भी ऑफर करे, क्योंकि इस मकान के केस में आप ए की तरफ से पहले केस लड़ चुके हैं, फैसला हो चुका है, आप इस केस की सारी ABC जानते हैं, लिहाजा अब आप बी की तरफ से प्रोफेशनल एथिक्स, लीगल प्रोफेशनल कंडक्ट, लीगल एथिक्स ये कहता है कि आपको बी की तरफ से वकील नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास रोल नंबर 147 147। An advocate shall not accept professional employment without first disclosing his relation, if any, with the adverse party. एक वकील को उस वक्त तक केस नहीं लेना चाहिए जब तक वो दूसरी पार्टी को ये ना बता दे कि जो क्लाइंट उसके पास आया उसको ये ना बता दे कि दूसरी पार्टी के साथ वकील का रिश्ता क्या है। इसकी एग्जांपल, ये ए बी का केस है, आपकी ऑप्शन ये सी है, आप सी एज एन एक्स एज एन एडवोकेट है। ए आ गया आपके पास केस लेकर कि जनाब मेरी तरफ से आप वकील बने। अगर आपका बी के साथ कोई रिश्ता है, मोहल्लेदार है, आपका रिश्तेदार है, आपका दोस्त है, आपका पुराना क्लास फेलो है, या कोई भी आपका उसके साथ ताल्लुक है, तो आपका प्रोफेशनली तौर पर हक बनता है कि आप ए को इन्फॉर्म करें कि यार मेरा बी के साथ फलां रिश्ता है, अब अगर आप चाहते हो तो मैं आपका वकील बन जाता हूं, अगर आप नहीं चाहते तो आपकी मर्जी है। ठीक है, आपकी जिम्मे, यानी पहले वो डिस्क्लोज करे कि उसका बी के साथ क्या रिश्ता है, तब जाके वो ए की तरफ से केस पकड़े। क्वेश्चन है जी, सॉरी, रूल है हमारे पास रूल है 148। एन एडवोकेट शैल नॉट रिप्रेजेंट कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। प्रोफेशनल कंडक्ट का रूल 148 कहता है कि एक वकील को जंगजू वाला मसला, ज़्यादा लड़ाइयों वाले मसले में नहीं पड़ना चाहिए, उसको ऐसे किसी केस को भी रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। 149 रूल है हमारे पास 149। जहाँ पे भी कोई एग्जाम्पल की ज़रूरत होती है मैं वो आपको समझा देता हूँ। An advocate shall not himself or in benami purchase any property at a probate, foreclosure और जुडिशियल। एक वकील को कोई ऐसी ज़मीन परचेज नहीं करनी चाहिए जो नीलामी के ज़रिए, अदालत के ऑर्डर के ज़रिए या किसी और तरह उस फ़रोख्त में मिल रही हो। यानी एक केस में आप वकील हैं, उस केस की जो सूट प्रॉपर्टी है वो नीलाम हो रही है या बिक रही है या अदालत के ऑर्डर पर सेल हो रही है, तो एक वकील को चाहिए कि ऐसी किसी प्रॉपर्टी को ना खरीदे और ना उस इशू में फंसे ताकि उसका नुकसान ना हो। उसके बाद हमारे पास रूल है 150। An advocate shall not commingle the property of client with his own। यानी एक वकील को चाहिए रूल 150 के तहत कि अपनी प्रॉपर्टी को अपने क्लाइंट की प्रॉपर्टी के साथ मिक्स ना करे। और इसमें दूसरी बात ये करता है कि अगर उसके क्लाइंट के बिहाफ पर उसको कोई चीज़ मिलती है या अदालत देती है या किसी और तरफ से मिलती है जो ताल्लुक़ रखती है उसके क्लाइंट से,
तो एक वकील की ड्यूटी है, जिम्मेदारी है कि वो अपने क्लाइंट को बताए कि भाई तेरे नाम की ये चीज़ मुझे रिसीव हुई है, ताकि उसके नॉलेज में हो। लेकिन वकला हज़रात बताते नहीं हैं, बता भी दें तो देते नहीं, वकला हुए ना। उसके बाद है रूल 151, 151 बताता हूँ। An advocate shall not advise the commencement of prosecution or defense of case unless he has been consulted in reference thereto except when is relation to party। अब इसमें कहता ये है, एक वकील मुकदमे के दिफा के लिए या मुकदमे की शुरुआत के लिए क्लाइंट को कुछ नहीं बताएगा जब तक वो केस पक्का ना कर ले और जब तक उससे पूछा ना जाए। ठीक है, एग्जाम्पल ये है कि आपके पास एक बंदा केस पूछने आया है, यानी ऐसी कोई चीज़ आपकी नज़र से गुजरी, आप बैठे हुए हैं, आपको किसी ने मुँह ही नहीं लगाया, आप एवं मशवरे देते रहें। जब वो आपको फ़ीस दे देगा फिर आपका राइट बनता है कि उसको मशवरे भी दें, उसके लिए लड़े भी। हाँ, फ्री में नहीं मशवरे देना, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दवाना, वो सीन नहीं करना। अब मुझे एग्ज़ाम्पल याद आ रही है कि वो काम नहीं करना कि कोई बंदा आम खरीद रहा हो तो आप दूर से ऐसे ही खड़े कह रहे हो कोई डबल शापर करा ले। यानी जब आपसे मशवरा लिया जाए, जब आपको एक बंदा अंगेज कर ले केस में, तब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसमें मशवरा दें। उसके बाद है 152 है जी, रूल नंबर पढ़ते हैं 152। साइलेंट हो जाए सारे, आवाज ना आए। एन एडवोकेट इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी शेल नॉट एडवाइस द वायलेंस। अब एक वकील की जिम्मेदारी है कि बतौर वकील उसको किसी भी बंदे को ये मशवरा नहीं देना चाहिए कि आप लॉ को वायलेट करो या लॉ को तोड़ो या कानून को अपने हाथ में लो। ठीक है, क्योंकि लॉयर तो हमेशा लॉ का पासबान होता है ना, चाहे सबसे ज़्यादा लॉ की वायलेशन लॉयर ही करते हैं। उसके बाद है जी 153 रूल है जी 153, साथ साथ लिखते जाए, मैं इसलिए पॉज करता हूं ताकि आप जो वन लाइनर लिख रहे होते हैं वो आप आसानी से लिख लें। It is the right of an advocate to undertake the defense of a person accused of crime। अब एक वकील की जिम्मेदारी है कि जो मुलजम उसके पास आया है उसके केस का दिफा करे, उसको उसके मुतल्लक जो भी नॉलेज है। फॉर एग्जांपल आपको पता भी है कि आपके मुलजम ने कुछ किया है, लेकिन जब आपके पास वो एज एन एक क्लाइंट बन के आ गया तो आपका प्रोफेशनली तौर पर ड्यूटी है कि आप उसका दिफा करें, उसकी हद तक केस लें। वो सच्चा है झूठा है वो एक अलग बात है, लेकिन उसकी हद तक आप केस लड़ेंगे और जहाँ तक हो सके आप उसको, क्योंकि हर बंदे के पास जिंदा रहने की और अपना दिफा करने की मुकम्मल आज़ादी है। उसके बाद है जी हमारे पास सबसे बड़ा रूल 154 154। इन फिक्सिंग फीस एडवोकेट शुड अवॉइड ओवर चार्जेस। जब एक वकील एक केस की फीस डिसाइड कर रहा हो तो उसको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि ना तो वो इतने पैसे मांग ले कि वो बंदा कहे तेरा मुंह है इन्हें पैसे लेना, और ना इतने कम पैसे मांगे कि वो बंदा कहे कि यार इसका कोई हाल नहीं है। वो इसी में एक एग्ज़ाम्पल है कि कोई चौधरियों का बंदे ने कोई कत्ल कर दिया ना, तो 302 का केस चल निकला। वो अब अदालत गए तो उन्होंने पहले वकील से मिले, उसने कहा हाँ जी कितनी फ़ीस लेंगे वकील साहब, बंदा 302 बार करवाना। उन्होंने कहा 50,000। उन्होंने कहा ठीक है।
उन्हें कहता कोई हाल नहीं, 50,302 के केस की फीस मांग रहे। अगे गए, अगे माशाल्लाह कोई तगड़ा वकील मिले उन्होंने, उन्हें 5 लाख मंग लिया। है हुई ना गल, वकील तगड़ा जिन्हें 5 लाख मंगया, उन्हें 5 लाख दी, 1-2 डेटा तो बाद बंदा फाइल लग गया। और जो फैसला होया अगू वकील साहब मिले, उन्हें आख्या की केस का बना, उन्हें आख्या बंदा फाइल लग गया। उन्हें आख्या इो काम तो तुहाडा मैं 50,000 कराउण लगा सी, तुसी जिहड़ा 5 लाख कराया। लिहाजा 154 के तहत उतनी फीस मांगे जितनी केस के मुताबिक बनती हो, और ना इतनी कम मांगे कि आपको कम वकील या कम तर वकील समझा जाए। और दूसरा, अब आपकी इसमें 3-4 जिम्मेदारियां आती है। पहली ये आती है कि आप उसको इंसाफ लेके देंगे, और दूसरी ये आती है कि आप केस का टाइम कंज्यूम करेंगे। तो तीसरी इसमें ये चीज़ है कि आपने देखना है कि इसमें आपके क्लाइंट को क्या फ़ायदा होगा, इस केस के मुताबिक आपका कितना जोर लगेगा, आपके क्लाइंट को रिलीफ कितने का मिलेगा। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप केस का फैसला करेंगे। ठीक है, कि आपने फीस कितनी लेनी है। आप 155 पढ़ते हैं जी। रूल है जी 155। क्योंकि इसमें 154 में ये है ना कि वकील का काम वकालत करना है, ना कि वो कोई और काम करके बैठा हुआ है। और वकील वकालत नहीं करेगा तो खाएगा कहाँ से। 155 कंट्रोवर्सी विद क्लाइंट्स कंसर्निंग कंपनसेशन आर टू बी अवॉइडेड। 155 के तहत वकील का हमेशा इस बात से इजतनाब करना चाहिए कि अपने पार्टी के साथ फीस से नहीं लड़ना, कि मेरा तेरी तरफ 500 रहता है, तूने अभी दिए ही नहीं है। तो लिहाजा फ़ीस के मामले में अपने क्लाइंट से लड़ने में या बदतमीज़ी करने में या बहस करने में परहेज़ करना है। ठीक है, ये कौन सा रूल है? 155। मैं क्या 100 तो नहीं गए। रूल है जी हमारे पास 156। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी छोटा सा ही है। नथिंग ऑपरेट more certainly to create or foster popular prejudice against advocate as a class and to deprive the profession of their that full measures of public esteem and confidence which belong to the proper discharge of its duty does the false claim often set up the unsurplus in defense with question transaction and the duty of the advocate to whatever may be enable him succeeding winning his client। यानी इसमें कहना ये चाह रहा है कि कोई भी आपके पास केस हो, आप उसमें ये ही नहीं करना कि आपने हर सूरत में जीतना है। आपने प्रोफेशनली तौर पर केस लड़ना है, केस को जीतने की कोशिश करनी है, और अपने क्लाइंट को यकीन नहीं दिलाना, कस्में नहीं चुकनी उसकी। वो होता है ना बाज जी, मैं इसकी कसम देता हूँ, ये ठीक है ना। अदालत में अपने क्लाइंट की तरफ से कस्में देनी है ना कस्में खानी है। हाँ, लॉ की हद तक अपने क्लाइंट को पूरा डिफेंड करना है, उसकी हद तक पूरा केस लड़ना है, ये नहीं करना। और ना इसमें एक और बात है कि ना ये करना है कि आपका क्लाइंट कहे कि अगली पार्टी को गालियां दो। अगली पार्टी का चमचा, अपनी जो पार्टी है ना उसका चमचा नहीं बनना, वकील रहना है, क्योंकि प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड है ना। ये नहीं है कि आपने कोई क्लाइंट ऐसा आ गया जिसने आपको कोई 50,000 ज़्यादा दे दिए, तो आप 50,000 की खुशी में दूसरी पार्टी को छितर मारने पे तुले हुए हो। वो आप जिसको छितर मारेंगे वो फिर कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वकील है, वकील के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। वो फिर जाएगा 20,000 का पिस्तौल खरीदेगा, 40 रुपए की गोली खरीदेगा, 20,400 ज़ाया कर दे और 40 ज़ाया करेगा, उसके बाद वकील साहब ज़ाया। वो तो बात की बात, वो तो पहले ही मरा हुआ है। यानी वो काम नहीं करना जो आपको नुकसान दे। या 157 के साइलेंट कर लो। When an advocate is a witness for his client except as to merely, यानी जब वकील अपने क्लाइंट की तरफ से एज ए गवाह बन के पेश हो अदालत में, तो उसको चाहिए कि उसको जिस केस में वो वकील है वो केस छोड़ दे।
हाँ, अगर वो कागज़ों की तस्दीक करने के लिए या कुछ कागजात अदालत में डिलीवर करने तक की हद तक है तो फिर तो ठीक है। पहली बात तो इसमें यह है कि एक वकील को किसी भी क्लाइंट का विटनेस नहीं बनना चाहिए, गवाह नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आप वकील हैं। जब आप किसी के गवाह बन जाते हैं तब आप वकील नहीं रहते, तब आप जलील बन जाते हैं, क्योंकि आपका मसला ही नहीं है, मसला उसका है। आप खामखा उसकी वो क्या कहते हैं रूल है जी 158, in incidental matters not affecting the merits of the cause in a trial nor working substantial prejudice to the rights of his client, such as forcing the opposite advocate to trial when he is under affliction or bereavement, forcing the trial on the particular days। यानी एक वकील की जिम्मेदारी है 158 के मुताबिक कि वो दूसरे वकील को तंग ना करे। यानी ये नहीं है कि केस को लंबा करने के लिए, लटकाने के लिए अपनी मर्जी की डेटें डलवा रहा हो, दूसरे वकील को तंग कर रहा हो और केस को भी जानबूझ के लेंथी कर रहा हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी केस को पैरेलल चलाना चाहिए। लॉ कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हम करते ही ऐसा है। हम दूसरे वकील को जानबूझ के परेशान करने के लिए लंबी लंबी डेटें लेते हैं, उसको जिस दिन उसने नहीं आना होता उस दिन एविडेंस करवाने की कोशिश करते हैं, जिस दिन उसने नहीं आना होता उस दिन हमने वो बहस करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, अब आ गया जी रूल 159। वन 159 की जब बात की जाती, इट इज द ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टू मेंटेन टुवर्ड्स द कोर्ट एज ए रिप्रेजेंटेटिव रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड नॉट फॉर द सेक ऑफ टेम्परेरी इनकम्बेंट ऑफ द जुडिशियल ऑफिस। यानी एक वकील की जिम्मेदारी है रूल 159 के मुताबिक कि वो बार और बेंच के दरमियान जो ताल्लुक है, यानी वकला और जुडिशरी के दरमियान जो ताल्लुक है उसको बहाल रखे, ना कि आर्जी तौर पर मुस्तकिल तौर पर। एक वकील को चाहिए कि वकला और जजेस के दरमियान जो ताल्लुक है हमेशा खुशगवार रहे और ऐसी बातें ना करे जो स्कैंडलस चीज़ हो। 160, ये बड़ी मज़े की चीज़ है। आओ 160, रूल 160, रूल 160 के मुताबिक एन एडवोकेट शैल नॉट एडवाइस ए पर्सन, एक वकील को चाहिए कि वो किसी भी अपनी पार्टी को, अपने क्लाइंट को ये मशवरा ना दे कि फ़लाँ क्लाइंट की फ़लाँ गवाह की वजह से तेरा केस तेरे खिलाफ हो सकता है, लिहाजा उसे ही गायब कर दे। यानी ऐसा मशवरा नहीं देना चाहिए कि किसी विटनेस को ही गायब कर दे, लेकिन ये मशवरे देते ही वकील हैं कि ए बंदा अगर तेरे खिलाफ बोल गया तो तू गया। वो क्या करता है, पहले उसको उड़ाता है, खुद तो पहले ही मरा होता है। उसके बाद 161 रूल है जी 161, एन एडवोकेट शैल नॉट इंटेंशनली मिसकोट टू द जज, जुडिशियल ऑफिसर और ज्यूरी द टेस्टिमनी। एक वकील को चाहिए ना तो वो खुद गलत बात करे या ना खुद गलत जजमेंट पास करे, ना उस लॉ की बात करे जो लॉ ख़त्म हो चुका हो, और उसको चाहिए कि अपने जो गवाह तैयार किया है उसको भी गलत चीज़ें गाइड ना करे। ये एक वकील की जिम्मेदारी है। 162, एक सौ बासठ, मार्क अटेंशन एंड अनयूजुअल हॉस्पिटैलिटी ऑन द पार्ट ऑफ एन एडवोकेट टू ए जज। एक वकील को चाहिए कि वो कोई ऐसी इस किस्म के ख़ास किस्म के इशारे या ख़ास किस्म की बातें करके जज से कोई ख़ास किस्म का उसको तोहफे तहफ़ दे के या हॉस्पिटैलिटी दिखाकर उससे कोई रिलीफ लेने की बात करे, तो ऐसा एक केस के मुताल्लिक एक वकील को नहीं करना चाहिए। लेकिन होता ये है कि वकला हज़रात गाड़ी भरते हैं और जज के घर होते हैं। यानी कि कोई एक ख़ास इशारे और कोई तोहफे तहफ़ या कोई ऐसी बात करके नहीं करना चाहिए जिससे केस में कोई फ़ायदा हो रहा हो। एक वकील को इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। बाकी बातें जो थी वो मजाक की हद तक थी। 163,
The primary duty of an advocate engaged in public prosecution is not to convict but to see that justice is done. एक वकील की जिम्मेदारी है कि जब भी वो किसी केस में एज एन एडवोकेट पेश हो तो उसका मकसद ये नहीं होना चाहिए या उसने केस दायर किया तो हर सूरत में अगले बंदे को सजा ही हो। उसका मकसद जस्ट इतना होना चाहिए कि केस में इंसाफ हो। अगर बंदा गिल्टी है तो सजा हो जाए, अगर नॉन गिल्टी है तो बरी हो जाए। ठीक है। 164 publication in newspaper by an advocates as to pending or anticipated litigation may interfere with the fair trial। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि जितनी भी अखबारों में तशरीरात होती हैं या जितनी भी चीज़ें आती हैं उनसे परहेज़ करना चाहिए इन चीज़ों से, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये एक मुकदमे पर असर अंदाज होती हैं। लिहाजा ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए कि जो एक केस पर असर अंदाज होने में, केस को डिले करने में मुतासर करें, ऐसी अखबारों में बयानात देने से गुरेज करना चाहिए। ठीक है। लेकिन वकील साहब वो हेबियस की पटिशन जित लेंदे ते कैमरे अगे एडे बड़े बयान दे रहे होंगे कि मैंने इनको बाजियाब करवाया है, अगर मैं ना होता तो इन्होंने उस कमरे से बाहर नहीं आना था। मेरी इतनी हिम्मत है कि मैंने पिटीशन दायर की, बाकी डीपीओ साहब लेके आ गए। यानी डीपीओ की कोई मेहनत नहीं। 165 रूल है जी 165, 10 रह गए। It is the duty of an advocate to endeavor to prevent political consideration from outgoing judicial fitness in the appointment of selection of judges। इसमें 165 में रूल बताना ये चाह रहा है कि आपने किसी भी प्रेशर में नहीं आना। अगर जजेस की सिलेक्शन जो है सियासी बेस पर हो रही है, जो जजेस हाई कोर्ट या किसी भी अदालत के सियासी बेस पर सिलेक्ट हो रहे हैं, तो एक बार का एक वकील का फ़र्ज़ बनता है कि उसकी खुल के मुखालफत करे, उसके खिलाफ एहतजाज वगैरह करे। हाँ, अगर वकील मेरिट्स पर हैं तो उनकी हमायत करे। जो वकील मेरिट पर भर्ती हो रहे हैं या अपॉइंट हो रहे हैं उनकी हमायत करी जाए। 166 It is the duty of advocate to appear in court when a matter is called। एक वकील के 166 के मुताबिक एक वकील की जिम्मेदारी है कि जब केस कॉल किया जाए, जब केस की आवाज़ पड़े तो वो अदालत में मौजूद हो। हाँ, अगर वो मौजूद नहीं है तो उसको मुनासिब अरेंजमेंट करने चाहिए, अपनी जगह पर कोई मुतबादल बंदा भेजना चाहिए ताकि वो उस केस को संभाल सके या उसमें अपीयर हो सके। 167 है जी। An advocate should in general refrain from volunteering his legal opinion or addressing any argument in cases। एक वकील को अगर वो अदालत में खड़ा हुआ है और कोई और केस डिस्कस हो रहा है, यानी वो उस केस का वकील नहीं है, कोई और केस डिस्कस हो रहा है, उसका केस नहीं है, तो एक वकील को इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कि उसमें बिला वजह आर्गूमेंट ना करे या मशवरा ना दे। हाँ, जिस चीज़ के मुतल्लक अगर कोई जज आज़ादाना तौर पर राय ले ले कि वकील साहब इसके बारे में आप क्या कहते हैं, तो तब वो राय दे सकता है जब उससे एक जज पूछ ले कि इस केस में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, एक ना आपका केस है, ना आप उसमें वकील हैं, आप ऐसे फ्री में उसमें आर्गूमेंट ना पास करें और ना कोई कमेंट पास करें। ठीक है। 168 An advocate shall not accept employment to prosecute or defend a case out of spite or for the purpose of harassing anyone। एक वकील को 168 के मुताबिक कोई ऐसा केस नहीं लेना चाहिए जिसका सरन मकसद जो है किसी दूसरे बंदे को तंग करना हो और केस को लंबा करना हो। ठीक है। 169
169 है जी। An advocate should always treat adverse witness and parties with fairness and due consideration. एक वकील को हमेशा अच्छे अंदाज से, तहम्मुल से और शाइस्तगी से पेश आना चाहिए दूसरी पार्टी के गवाह के साथ। यानी जो दूसरी पार्टी का गवाह हो, एक वकील को चाहिए कि उसके साथ अच्छे रवैये से बात करे, ना कि वो क्या कहते हैं उसको लड़ने वाले हालत में बात करे, गुस्से में बात करे। दूसरी पार्टी का जो गवाह है, दूसरे फ्री कैन का जो गवाह है, उसके साथ भी अच्छे से सवाल करे, अच्छे अंदाज में, खुशगवार लहजे में, ताकि एक अच्छे लॉयर की निशानी हो, ये ना हो कि ये तो लड़ाका ही है बस। 170 170 An advocate must decline to conduct a civil cause or to make a defense when convinced that it is intended merely to harass or injure the opposite party. एक केस जो सिर्फ इस वजह से बनाया जा रहा हो कि दूसरी पार्टी को इसमें घसीटना है, दूसरी पार्टी को इस केस में जलील करना है, ऐसा केस सिविल केस जिसमें सिर्फ मकसद इतना ही है, दूसरी पार्टी को तंग करना है, परेशान करना है, उसकी ज़मीनों पर बेजा मुकदमे चलाने हैं, तो अगर वकील के इल्म में ऐसी चीज़ आ जाए, नॉलेज में आ जाए, तो वकील को ऐसे केस लेने से इनकार कर देना चाहिए। ठीक है, जिसका मकसद जस्ट और जस्ट दूसरी पार्टी को खज्जल खुआर करना हो। 171 No advocate is obliged to act either as advisor or advocate for every person who may wish to become his client. He is the right to decline professional employment. यानी 171 के मुताबिक एक वकील की मर्जी है, वो जिसका चाहे वकील हो, जिसका चाहे ना हो। लोग चाहे जितने मर्जी पैसे दें, अगर उसका दिल है तो वो उसका वकील बन सकता है, अगर उसकी मर्जी नहीं है तो वो उसका वकील नहीं बनेगा। ठीक है, ये वकील की मर्जी पे डिपेंड करता है। लेकिन जब वो इतनी मोटी गड्डी आती है ना, इतने से नोट आते हैं, तो बंदे का दिल तो करता है ना वकील बनने का। 172 लिखा ही नहीं है यार, बताया ही नहीं आप लोगों ने, कैसे आप लोग हैं। अच्छा, no client, corporate or individual, however powerful, nor any silent. No client, corporate or individual, however powerful or nor any cause, civil or political, however important, is entitled to receive, nor shall any advocate render any service. इसमें 172 में कहना ये चाह रहा है, कोई कितनी भी बड़ी तंजीम का मालिक क्यों नहीं है, कोई कितनी बड़ी सियासी जमात का मालिक क्यों नहीं, कोई कितनी बड़ी मजहबी जमात का मालिक क्यों नहीं है, या किसी भी उसका ताल्लुक है, या कोई कितना बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, कोई कितना बड़ा सियासी लीडर नहीं है, एक वकील को उस चीज़ को कभी भी डिफेंड नहीं करना चाहिए, उसका कभी भी साथ नहीं देना चाहिए जो लॉ के खिलाफ हो, क्योंकि वकील लॉ का पासबान है, लॉ का पासदार है। लिहाजा वकील को हमेशा, एक लॉयर को, एक एडवोकेट को हमेशा लॉ की बात करनी चाहिए, ना कि उस सियासी जमात, उस पॉलिटिकल जमात, उस बड़े लीडर और उस बिजनेसमैन के पीछे लग के लॉ को वायलेट करता फिरे। ठीक है। 173 रूल 173, an advocate shall not communicate with nor appear before a public officer, board, committee or body in his professional capacity without first disclosing that he is an advocate. इसमें यह कहते हैं कि एक वकील को उन लोगों के सामने पेश ही नहीं होना चाहिए जिनको उनको बताना पड़े कि मैं वकील हूँ, मेरा काम करो। यानी किसी सरकारी में अदारे में जाए, वकील को चाहिए कि अपना एज एन एडवोकेट तारफ ना करवाए। क्यों? कि उससे उसको अनड्यू फ़ायदा ना मिल जाए, एक्स्ट्रा फ़ायदा ना मिल जाए। लेकिन हम अगले बंदे को कॉल फलां करते हैं, एडवोकेट अरफान रईस पड़ियार बात कर रहा हूँ, यानी वो बंदा पहले डर जाता है, यार हुण ध्यान नाल वकील साहब आ गए ने। वो अच्छा, वो एक ना मज़े की बात है कि मेरा एक दोस्त था, तो वो उबर का काम करता था। उसने एक क्लाइंट को छोड़ा, यानी वो जो उसकी सवारी मिली उसको छोड़ा, तो मुझे कहता है यार इसकी तरफ मेरे पता नहीं 700-800 रुपया बनता था,
वो एक ऊबर ड्राइवर जो है उसके लिए बेचारे के लिए इतना भी काफ़ी होता है, क्योंकि उसकी एक राइड के पैसे होते हैं। वो उसका बना था, वो देख के नहीं गया, तो वो कहता है जी ये बंदा फ़ोन भी नहीं उठा रहा, मैंने इसको ड्रॉप किया है, मैंने इसको घर से लिया, लेकिन अब पैसे नहीं दे रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ ना कर, उसका नंबर मुझे दे। उसको मैंने कॉल की, उसने कॉल नहीं उठाई। मैंने व्हाट्सएप पे जाके उसको अपना कार्ड सेंड किया और साथ ही वॉइस मैसेज कर दिया। मैंने कहा तुझे पता है गाड़ी किसकी है? तूने समझा ऐसी गाड़ियाँ फिर रही हैं, पीछे बंदे ही क्यों नहीं बैठा हो? मैंने कहा मैं देखता हूँ तो वो आधे घंटे तक कैसे नहीं काबू आता, तो अब भाग, मैं आधे घंटे तक तुझे जेल के अंदर ना करवाया तो फिर कहना। अब यार 2 मिनट नहीं हो, वो बंदा अब उस गाड़ी वाले को, वो मेरा जो दोस्त उबर का ड्राइवर था, उसको कॉल कर रहा है कि भाई अपने वकील साहब को रोको, मैं अभी पैसे भेजता हूँ। यानी 5 मिनट में पैसे आ गए। तो बाज़ काम होते ही ऐसे हैं कि मैं एडवोकेट, आपके दोस्त से होते हैं। 174, an advocate should not accept employment as an advocate in any matter upon the merits of which he has been previously acted in a judicial capacity. एक वकील को उस केस को नहीं लेना चाहिए जिस केस को पहले वो पब्लिक ऑफिसर बन के डील कर चुका। फॉर एग्जांपल कोई रिटायर्ड जज होता है, कोई नैब का बड़ा ऑफिसर होता है, कोई इनकम टैक्स का बड़ा ऑफिसर होता है, तो बाद में वो रिटायर होकर वकील बन जाता है। उसने पहले उस केस पर एज ए ऑफिसर बनकर कोई फैसला सुनाया हो, वही केस उसके पास दोबारा आ जाए तो एक वकील को वो केस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस पर उसने खुद फैसला सुनाया हो। 174A, no advocate will use his previous designation. 100 रूल है जी, 174 170A। एक वकील को अपना साबका जो टैग है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना अपने नाम प्लेट के साथ लिखना चाहिए एक्स जज, एक्स एडवोकेट जनरल, एक्स अटॉर्नी जनरल, एक्स नैब ऑफिसर, एक्स फलां फलां। यहाँ सारे हैं ही एक्स पड़े हुए, अब गलत सेंस में ना एक्स समझ लेना। 174B, नो एडवोकेट। इसमें यह है कि नो एडवोकेट शैल डिस्प्ले आउटसाइड हिज ऑफिस और एनीवेयर एल्स हिज नेम ऑन द नेम प्लेट और बोर्ड ऑफ हिज साइज और मोर देन, ये 1.5/2 का कार्ड होगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। यानी क्या हो गया, 1/2 मल्टीप्लाई, बोलिया करो यार, सो जाते हो, मैं आपको देख रहा होता हूँ कि कौन कौन जाग रहा है। अच्छा जी, उसके बाद है 175, हो गया, बी हो गया ना, बी में 1.5/2 का कार्ड होगा। अच्छा जी, एन एडवोकेट शैल नॉट ज्वाइन और कैरी ऑन अदर बिजनेस। एक वकील को कोई और कारोबार नहीं करना चाहिए, कोई और प्रोफेशन नहीं ज्वाइन करना चाहिए। एक वकील है तो वो बस वकील है, चाहे वो लील है। बस यही है, एक वकील को हमेशा वकील रहना चाहिए, उसको कोई और पेशा इख्तियार नहीं करना चाहिए अगर उसने वकालत करनी है तो। ओके जी।